वो अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भावलपुर, पिशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंची मेरी आवाज, सबको मैं कहता हूं सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है बुध 5 रबीउस्सानी 1446 हिजरी, अक्टूबर की 9 तारीख सन 2024 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा आदिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। जीते रहिए, जीते रहिए। मैंने बोला इंजीनियर बाबू को जो मेरे लिए सब पानी लेकर आए हैं, आप लोग भी जीते रहिए सब। ऑलराइट, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजर रहा होगा। अनदर ब्राइट एंड सनी मॉर्निंग हियर इन कराची। हवा बिल्कुल रुकी हुई है इस वक्त और humidity, I think the only solace there is that humidity is slightly down. तो चले जो है सिलसिला, लेकिन वो जो हवा नहीं चल रही है और थोड़ी सी हवा की डायरेक्शन और उसका रुख जो है वो भी बदला है, उसकी वजह से परेशानी जो है, मौसम काफी तंग सा कर रहा है ये वाकई। और यार दोपहर में तो बहुत ही परेशान कुन सूरत हाल इस वक्त चल रही है। अभी इत्तेफाक से मैं जब भी अपने एक्स मैंने खोला है तो उस पर मुझे यूसुफ नवाब साहब का पोस्ट सबसे ऊपर मुझे नजर आया। आई एम नॉट सेइंग आज का पहला मैसेज इन्होंने भेजा, लेकिन इन्होंने स्क्रीनशॉट वेदर का जो है वो शेयर किया और कहते हैं भाई आज तो फील्स लाइक 26 अभी से हो रहा है। That is actually very he's totally right. वैसे जनरली इस वक्त तक कराची में 28-29 होता है, इस वक्त 26 है. That's the October factor. The humidity is low, but since there is absolutely no wind, so situation कुछ परेशान कुन सी जो है वो लग रही है. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? और ये सीन है कि आपको जो है वो हम लिए चलते हैं आप लोगों के मैसेजेस की जाने। जी ये बताता भी चलूं कि प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। इसके अलावा आप हमारी फेसबुक कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है द सनराइजर्स कम्युनिटी, और वहां पे जाके आप अपना मैसेज पोस्ट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी जो है वो आज का मैसेज ऑफ द डे लगा दिया है और उसमें मुझे ऊपर ही ऊपर रोमाना जलील का मैसेज नजर आ रहा है जिसने पूछ लिया, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आई वंडर दैट हाउ मेनी आवर्स डू यू स्लीप। आई थिंक दैट्स अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन रोमाना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है बिकॉज कहा यही जाता है कि इंसान को दिन में 7 से 8 घंटे सोना चाहिए। और एक चीज समथिंग दैट आई वुड रियली लाइक टू कंसीड हियर कि मैं रात में इतनी देर नहीं सो पाता बिकॉज आई एम अप 5-5:15 बजे सुबह मैं उठ जाता हूँ। वैसे 5 बजे उठता हूँ लेकिन जरा विंटर्स में क्योंकि मेरा पार्क खुलने का टाइम जो 5:30 से 6 मूव हो जाता है, सो अब मैं 5 से 5:15 के दरमियान मेरा अलार्म जो है वो स्नूज होना शुरू हो जाता है और फिर बिल आखिर मैं कोई 10 मिनट की तक के बाद उठने में कामयाब हो जाता हूँ। सो माई एवरेज स्लीप ड्यूरेशन दीज डेज इज 5.5 hours to 6 hours. I need to improve upon that, no doubt. लेकिन what I make sure is that दोपहर में किसी टाइम पे कैलूला जो है वो कर लिया जाए। एक एफर्ट और कोशिश जरूर जो है वो इस बारे में मारी जाती है। कभी कभार कामयाब हो जाता हूँ, कभी कामयाब नहीं होता, लेकिन बहरहाल थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न्स, बहुत शुक्रिया, खुश रहिए। इसके अलावा जल्दी से आप लोगों के मैसेजेस पे अभी हम नजर भी डालेंगे मजीद एंड बहुत सारी बातें प्रोग्राम में ऑफ कोर्स आज होनी है। अखबारात अभी मेरी टेबल पे आके रख दिए हैं तो अखबारात पे भी नजर डालेंगे। देन क्रिकेट का भी जिक्र होगा। मुल्तान टेस्ट आई थिंक एक बहुत ही दिलचस्प मरहले में जो है वो दाखिल हो गया है पाकिस्तान की जबरदस्त और अच्छी सी बैटिंग के बाद। लेकिन अब से थोड़ी देर बाद जो है वो हम बात करेंगे हरिकेन मिल्टन के हवाले से। हरिकेन मिल्टन इंतहाई तबाहकुन समंदरी तूफान एक और अमेरिका के साहिलों से जो है वो आज रात या शाम किसी टाइम पे टकरा जाएगा और जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर लोगों को जो है वो कहा गया है कि अपने शहर से मूव कर जाएं। कौन सा ये शहर है, कौन सा खित्ता है, कुछ उसके हवाले से मैं बात करूंगा बिकॉज मेरा भी इत्तेफाक से जिंदगी में थोड़ा बहुत जो मैं घूमा हूं तो जिस शहर का ये जिक्र हो रहा है वहां पे मेरे जाने का इत्तेफाक भी हुआ है। अच्छा जी फरहान क्या कहते हैं भाई? अच्छा ओके भाई, यहाँ तो सुबह में पता नहीं क्या हो गई है, हाकी खूकी भाई क्या हो रहा है ये बहरिया टाउन में, हाकी खूकी स्टार्ट हो गई है। बहुत अच्छा रन हो गया आज तो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ओहो पढ़ तो लिया करो, अब मेरे समझ में आया ऑटो करेक्ट। ये कहना चाह रहे हैं सुबह में हल्की खुनकी स्टार्ट हो गई है। ओह यार सीरियसली, बट चलें आगे बढ़ते हैं। जवेद साहब ने खबर शेयर की है, आज का पहला ट्वीट है, FBI arrest an Afghan who
ऑफिशियल से प्लान्ड इलेक्शन डे अटैक इन द यूएस. जी बिल्कुल, इसमें ये खबर मैं सुबह सुन रहा था कि एक अफगान सिटीजन को अरेस्ट किया गया है जिसका इरादा ये था कि अमेरिका में जो इलेक्शन 5 नवंबर को होने वाले हैं उसमें एक दहशतगर्द हमला वो करता और उसमें ऐसी जगह पे जहाँ पे बड़ी तादाद में लोग जमा हुए होते वहां पे उसको हमला करना था. एक जुवेनाइल जो है वो भी इसके साथ शरीक जुर्म बज़ाहिर लग रहा है और जाहिर है इस वक्त एक गुस्सा है, एक नाराजगी है अमेरिका के लिए, बट दैट डज नॉट जस्टिफाई किलिंग इनोसेंट सिविलियंस एंड ऑल. लेकिन बहरहाल जी FBI ने जो है वो इनको अरेस्ट कर लिया है इस बंदे को और ये अफगान निजाद आदमी है जो कि 2021 में एक स्पेशल रेफ्यूजी वीजा के तहत जो है वो अफगानिस्तान पहुंचा था. अगर आपको याद हो 2021 वही साल है कि जब तालिबान का उरूज हो रहा था अफगानिस्तान में और बड़ी तादाद में लोग जो है वो वहां से मूव होके गए थे. सो या चलें आगे बढ़ते हैं. जवेद साहब का एक और मैसेज आया. Nvidia stock climbed on Tuesday as its 5th straight day of gains as Wall Street analysts reiterated their buy rating. अच्छा जी बिल्कुल. Nvidia आई थिंक हमने पिछले कुछ अरसे में अपने शो में काफी दफा जिक्र किया है और खास तौर से हमारे जो दोस्त जिनको टेक्नोलॉजी के हवाले से इंटरेस्ट है, जाहिर है अब ये वो कंपनी है Nvidia जो कि हुर्फ आम में जो है वो अब हर एक की मेरे ख्याल से जबान पे जो है वो आ गई है और एक बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं. जितने आपके ये AI के जितने ये सिस्टम्स हैं उनकी मशीनों को जो बैक करने वाला प्रोसेसर है, GPU जिसे कहते हैं, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, वो बनाने वाली ये कंपनी है. इसके शेयर में अभी रिसेंटली काफी कमी देखने में आई थी, लेकिन पिछले 5 दिनों से Nvidia के शेयर, क्योंकि Nvidia का स्टॉक मेरी वॉच लिस्ट पे भी है जो मुख्तलिफ ऐप्स पे, और मैं यही देख रहा था कल भी जब ये स्टॉक्स खुले थे तो उसमें काफी तेजी Nvidia में जो है वो नजर आ रही थी और आज भी जो है उसमें इजाफा हुआ है. $132.9 पे ये शेयर ट्रेड कर रहा है इस वक्त. ज़ाहिर है जिस कमोडिटी पे हमारी जो है वो नज़र ज़्यादा होनी चाहिए वो क्रूड ऑयल की प्राइसेस है, खाम तेल की प्राइस है, जो कि अभी तकरीबन कोई $76 अमेरिकन मार्केट में पहुंची थी. लेकिन अभी अच्छी बात यह है कि थोड़ी कम होकर 73 आ गई, बिकॉज आने वाले, मैंने आपको यही कहा था कि कुछ दिनों में नेचुरली इसमें हमें ये बात पता है कि ऑयल की कीमतों में, पेट्रोल की कीमतों में 15 तारीख को इजाफा होगा अगर इनमें कमी जो है, इंटरनेशनल मार्केट में कमी जो है वो देखने में नजर नहीं आती है. चलें जी आगे बढ़ते हैं. अताउर रहमान साहब क्या कहते हैं जी. सुप्रीम जस्टिस, ये किसकी बात कर रहे हैं जी? ब्राजील के हवाले से. ब्राजील में एक्स पे जो है वो बैन लगा दिया था उनकी सुप्रीम कोर्ट ने. इलॉन मस्क और ब्राजील के एक जज के दरमियान जो है मुराइश करके नाम था उनका गालिबन, उनके दरमियान काफी जबानी जो है वो लड़ाइयां हुई थी. जबानी से मुराद ये ट्वीट्स के थ्रू फटे हुए थे. इलॉन मस्क से कुछ डिमांड्स की थी ब्राजीलियन गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट ने, जिसको उसने मानने से इनकार कर दिया था और फिर ही वॉज वेरी डिफाइंट. लेकिन अब से 2 हफ्ते पहले ऐसा लगता है कि इलॉन मस्क ने हथियार डाल दिए थे और जो डिमांड्स थी ब्राजीलियन गवर्नमेंट की वो उसने मान ली थी. सो इट्स अ मेजर सेटबैक टू द एरोगेंस ऑफ इलॉन मस्क. हम जानते हैं गुजरते वक्त के साथ साथ इलॉन मस्क की जो खुद परस्ती है, उसकी जो सेल्फ एस्टीम है और उसकी जो ईगो है वो आसमान को छूती जा रही है और वो ये समझ रहा है कि पैसे की बुनियाद पे मैं सब कुछ कर सकता हूँ. लेकिन उसको एक मुंह की खानी पड़ी है ब्राजील में. और ब्राजील में प्रॉब्लम क्या हुई है ना, ये भी आप जरा समझिए, बिकॉज देखिए ब्राजील से तकरीबन को 2 करोड़ यूजर्स जो हैं वो ट्विटर पे या एक्स पे आते हैं और हर ट्विटर के हर इलाके का, हर ज्योग्राफी का एक सर्टन अपना एल्गोरिथम काम कर रहा होता है. इलॉन मस्क को अंदाजा ये हुआ कि ट्विटर वहां पे बैन होने की वजह से इनका जो एल्गोरिथम है वो वीक पड़ता जा रहा है. यानी मैं सुबह आज एक न्यूज चैनल में सुन रहा था कि जिनकी जो कॉरेस्पॉन्डेंट थी उन्होंने एक ब्राजीलियन पॉलिटिशियन से बात की थी हु वाज क्लोज टू इलॉन मस्क, और इलॉन मस्क और ब्राजीलियन गवर्नमेंट के दरमियान वो कुछ तस्फिया करवाने में मसरूफ थे. उनका कहना ये था कि इलॉन मस्क की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये कि जब एल्गोरिथम अनयूज्ड हो जाता है तो वो सॉर्ट ऑफ इररेलेवेंट हो जाता है. योर एल्गोरिथम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट यू सी ऑन योर टाइमलाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप अगर अपना कोई भी सोशल मीडिया ऐप खोलते हैं और आपके सामने जो भी चीज आ रही होती है, याद रखिएगा इसके पीछे पूरी की पूरी एक कैलकुलेशन चल रही होती है और ये कैलकुलेशन उसी बुनियाद पे चल रही होती है कि इसको इस्तेमाल किया जाए. जब इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता तो फिर ये कैलकुलेशंस जो है ये कमजोर पड़नी शुरू हो जाती हैं और ये कमजोर पड़नी जब शुरू हो जाती हैं तो ये किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए काफी मुश्किलात का सबब बन सकती हैं. सो चलें जी, ये हो गया सिलसिला. और क्या सीन है? और ये सीन है कि डॉक्टर जीशान बेग कहते हैं टुडे इज द वर्ल्ड पोस्ट डे, anniversary of the establishment of the Universal Postal Union in 1874 in the Swiss capital Bern. Theme 2024 की थीम क्या है? 150 years of enabling communication and empowering people across nation. यानी आज
आलमी यौम डाक है. क्या बात है जी. तो क्या डाक से मुराद जो है कोरियर कंपनी भी होती होंगी, लेकिन बहरहाल जी डाक हमारी जिंदगियों में बड़ी अहमियत रखता है. और अभी जिशान बेग साहब ने एक तस्वीर भी शेयर किया. द जनरल पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग ऑन कश्मीर रोड सदर was established in 1876. जी हाँ, बिल्कुल. डाकिया हमारे जो है वो जिंदगियों में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. बल्कि अगर आपको याद हो तो पाकिस्तान में जो पोस्ट ऑफिस का डिपार्टमेंट है उसने एक अब से कोई 5 साल पहले की तकरीबन बात है ये कि उस पोस्ट ऑफिस का जो दफ्तर था हमारे यहाँ बड़ा इररेलेवेंट इसको समझने जाना लगा था. जो प्राइवेट कोरियर कंपनीज थी उन्होंने मार्केट को कैप्चर कर लिया था. लेकिन उन तमाम चीजों के बावजूद जो जनरल पोस्ट ऑफिस या जो आपका पोस्ट ऑफिस होता है, महकमा डाक, उसकी अपनी एक अहमियत जो है वो जरूर वहां पर थी. लेकिन जिस वक्त मुराद सईद बिकेम द मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन तो उस जमाने में एक रिसर्जेंस जो है वो जरूर देखने में आई थी. पोस्ट ऑफिस, उनकी सर्विसेज काफी बेहतर हुई थी. वो फ्रेंचाइज मॉडल पे भी जा रहे थे. टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल आने लगा था. लेकिन फिर भी मैं हमेशा अक्सर लोग मुझसे भी, मैं उस जमाने में एक प्राइवेट कोरियर कंपनी में काम किया करता था और मुझसे लोग पूछा करते थे कि भाई आप बताएं, हम तो इतने सस्ते हैं, वो तो आप तो इतने महंगे, हम तो वहां काम करेंगे. तो मैंने कहा भाई आप वहां से भेज दीजिए और अगर आपको कोई परेशानी हो तो फिर आप वापस आ जाइएगा. तो काफी सारे लोग वापस आ जाया करते थे. बिकॉज नियत का होना, प्लान का बनाना बहुत अच्छी बात है. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे किसी भी स्ट्रेटेजिक बिजनेस प्लान की जो इंपॉर्टेंस होती है वो लोग होते हैं जो कि इसको इम्प्लीमेंट करते हैं. तो कितना भी खूबसूरत, कितना भी प्यारा, कितना ही सुंदर इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लास प्लान बना वो हो, हु आर द पीपल हु आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दैट. तो क्या आपके पास जनरल पोस्ट ऑफिस में या पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट में उस तरह के लोग हैं, उस तरह की ह्यूमन रिसोर्स है जो कि आपके एक बहुत ही खूबसूरत से गोरो के बनाए हुए, मैकिंजी के और PwC टाइप प्लान बनाए हुए जो है उनको इम्प्लीमेंट कर सकें. दैट्स द प्रॉब्लम. सो आई थिंक ये इशू हुआ था. लेकिन फिर भी आई थिंक पोस्ट ऑफिस को पहली बार हमने जो है ना बड़ा इसको सीरियस लेना शुरू कर दिया था. ऑलराइट, चलें जी. और क्या सीन है, और ये सीन है. रियाजुर रहमान साहब कहते हैं एंड द A380 हैज बीन डेकोरेटेड एज वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल एयरक्राफ्ट टू हैव एवर बीन क्रिएटेड. फॉलोइंग आर द A380 ऑपरेटर्स. ओके, बिल्कुल, जिसमें तो कोई शक नहीं है. आई थिंक एविएशन की एक तरह से मेराज थी, कमर्शियल एविएशन की मैं बात कर रहा हूँ, एक तरह से मेराज थी एयरबस A380. एक ह्यूज कहना चाहिए कि एक क्या पूरा एक शहर है जो कि हवा के दोष पे उड़ रहा होता है यार. सो इसके ऑपरेटर्स है वेरी फ्यू ऑपरेटर्स. आई मीन जहाज इतना महंगा है और प्लस आपको पता है कि आपको बहुत ही बिजी रूट्स पे जो है ये जहाज चलाना होता है. वैसे हमारे उम्रे वाले रूट्स पे जो है A380 चलाया जा सकता है, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि हमारे पास पैसे नहीं है A380 रखने के. इवन सऊदी एयरलाइंस ने भी A380 नहीं लिया. दे आर ओनली वेरी हैंडफुल ऑफ एयरलाइंस इन द वर्ल्ड जो कि इस्तेमाल करती हैं. एमिरेट्स आपको पता है सबसे बड़ा कस्टमर है. इनफैक्ट A380 उसी दिन प्रोजेक्ट खत्म हो गया था जिस दिन एमिरेट्स ने कहा था कि अब हमें मजीद A380s जो है वो नहीं चाहिए. सिंगापुर एयरलाइंस, सिंगापुर वाज द फर्स्ट वन. रियाज साहब आपको याद होगा कि जिसने A380 जो है वो उसका इस्तेमाल में आया था. ब्रिटिश एयरवेज, कतर एयरवेज, क्वांटस, लुफ्तांसा, इतिहाद, एशियाना जो कि कोरियन, साउथ कोरियन एयरलाइंस है, देन कोरियन एयर एंड ऑल निपॉन एयरवेज, ANA. सो थोड़े से ऑपरेटर A380, बट अनफॉर्चुनेटली द प्रोग्राम इज नाउ ऑफिशियली ओवर. जिशान बेग साहब ने बताया जी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन. नाज़िमाबाद से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तान टेलीविजन के मारूफ अदाकार मजहर अली कराची में इंतकाल कर गए. मजहर अली दिल के आर्जे में मुब्तला थे और तबीयत की नासाजी के बाद कराची के अस्पताल में जेर इलाज थे. बिल्कुल जी, ये पाकिस्तान में 90s में टेलीविजन की एक बहुत जानी पहचानी शख्सियत थे और बहुत सारे ड्रामों में, अक्सर ड्रामों में मनफी किरदार वैसे करते हुए नजर आ रहे होते थे. अपना बड़ा मुनफरिद इनका अंदाज था. आई रिमेम्बर रूसा जब ड्रामा आया था उसमें ही प्लेड अ नेगेटिव रोल इन दैट. यार वैसे वाकई फातिमा सुरैया बजिया के ड्रामों में और आपके उनके ड्रामे हुआ करते थे. एंड देन ये जो 80s और 90s के हमारे ड्रामे हुआ करते थे यार, उनमें विलन भी कितने मासूम से हुआ करते थे यार. यानी बड़े ही बेजरर से विलन जो हैं वो दिखा करते थे. और क्या बात है यार, जबरदस्त. तो ये मजहर साहब जो है जानी पहचानी शख्सियत, ज़ाहिर है काफ़ी नाज़िमाबाद से ताल्लुक, हर जगह ये चीज़ ज़रूर मेंशन की जा रही है कि नाज़िमाबाद से इनका ताल्लुक था. आई थिंक बड़े अरसे तक ये नॉर्थ नाज़िमाबाद में रिहाइश पजीर हुआ करते थे, बिल्कुल जो बॉर्डर है नॉर्थ नाज़िमाबाद और नाज़िमाबाद की. सो मजहर साहब इंतकाल कर गए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन. इसके अलावा हमारे दोस्त फ़हीम अली खान जो है वो सूरह तहरीम की आयत नंबर 6 शेयर करते हैं. ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे. उफ या अल्लाह हमें उस आग से बचा, आमीन सुम्मा आमीन. और इसके अलावा
फ़हीम अली खान ने खबर भी शेयर किया हमारे साथ. गैंग एक्सप्लॉइट FBI वल्नरेबिलिटी डिफ्रॉड्स ऑफ 81 बिलियन रुपीज. उस पर फ़हीम अली खान ये सवाल पूछते हैं, ब्रो हाउ कुड इट बी पॉसिबल विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द इंटरनल फैसिलिटेटर, व्हाट कुड बी द एक्शन एक्सपेक्टेड अगेंस्ट द कल्प्रिट. अब यार, अब मुझे एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जहां तक आपका इस बात का ताल्लुक है कि क्या ये इंटरनल कनाइवेंस के बगैर ये काम हो सकते हैं, तो मेरा आंसर है एब्सोल्युटली नॉट. सवाल ही पैदा नहीं हो सकता यार, इतना बड़ा फ्रॉड. ये कल खबर काफी गर्दिश कर रही थी सोशल मीडिया में. आई मीन 81 बिलियन रुपीस की जो है वो हम बात कर रहे हैं. दैट्स अ ह्यूज अमाउंट. चले जी, हमारे जो है वो एक दोस्त का मैसेज आया हुआ है और मैं सॉरी मैं उनका नाम जो है वो फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ. हमारे अदील अंकल, अच्छा जी, इनका फुटबॉल का मैच. निगार, अच्छा ये निगार की तरफ से. यार मेरे नंबर सेव क्यों नहीं है, मैं निगार के नाम से ही नंबर सेव करता हूँ. ये ठीक है जी. इट्स अ ग्रेट न्यूज, आवर हाउस वन. ओके, उनका फुटबॉल का फाइनल कल था और उनका हाउस जो है मैच जीतने में कामयाब हो गया है और शी इज वेरी हैप्पी अबाउट इट. सो दैट्स निगार, राइट. आपके कोई भाई तो नहीं है जो फुटबॉल, सो यू आर अ गर्ल, यू प्ले फुटबॉल, दैट इज सो ऑसम. वेल डन माय फ्रेंड, वेल डन. ऑलराइट जी. इसके अलावा फरहान रजा कहते हैं, मजहर अली यूज्ड टू लिव इन द सेम बिल्डिंग एज माय बड़ी खाला इन ब्लॉक ए, नॉर्थ नाज़िमाबाद. He met a very serious accident in which he lost his son. I think he was 5 or 6 year old at that time. A very good human being, no doubt about that. अच्छा, ये मुझे ये नहीं पता था उनकी एक्सीडेंट के हवाले से, बट अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए यार, अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए. ओके जी. वानिया कहती हैं, टुडे इज माय आर्ट क्लास एंड आई लव इट. यू नो वानिया, आई यूज्ड टू हेट माय आर्ट क्लास. मैं ड्राइंग में, आर्ट में इतना बुरा हुआ करता था. मैं इतनी बेहुदा और इतनी फजूल किस्म की जो ना पिक्चर्स बनाया करता था. बल्कि मैं एक स्कूल में पढ़ा करता था एक जमाने में, और वहां पे मैं एक बार एग्जाम में फेल हो गया. मैं भी हैरान रह गया कि मैं एग्जाम में इतना भी बुरा नहीं था पढ़ाई में यार. मैं पता चला कि मैं ड्राइंग के सब्जेक्ट में फेल हुआ हूँ और मुझसे आम ठीक नहीं बना था, मैंगो बनाना था. एग्जाम में आया मैंगो ड्रॉ करें. अब मैंने मैंगो बना दिया जैसा भी था, मैं उसमें फेल हो गया. उन्होंने मुझे एग्जाम में फेल कर दिया. लाइक ज्यादती है यार, जुल्म है. फिर मैंने अपना स्कूल चेंज किया. मैं जब दूसरे स्कूल में गया तो वहां पे ये आर्ट, वुडवर्क और ये सारी चीजें ना उन्होंने फिर साइड पे कर दी थी. दे वर ग्रेडेड सब्जेक्ट, बट वो आपके रिजल्ट का हिस्सा जो है वो नहीं हुआ करते थे. तो मैन, आई नेवर लाइक माय आर्ट क्लास, आई वाज सो बैड. ऑलराइट, चलें जी. इसके अलावा हमारे पास डॉक्टर फरा का मैसेज आया. शी सेज, पोस्ट ऑफिस still one of my favorite sources of sending parcels. Yeah, a lot of people do trust post office आज भी. उसमें जाहिर है एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो उसकी इकोनॉमी और उसके कॉस्ट के हवाले से है. सो या, व्हाई नॉट. ओके जी. लगता है जरीन अवान कहते हैं, भाई को आज नींद ने तंग किया. नहीं यार, नींद ने तंग नहीं किया. वो असल में ये जब थोड़ा दिन बड़े होते जा रहे हैं ना, तो उससे जरा थोड़ा सा मेरा, बट नहीं, इंशाल्लाह I will fix my routine. अल्लाह ने चाहा, don't worry about it. So चलें जी. अभी जो है वो आपको हम लिए चलते हैं गाने की जानिब. एंजॉय करें सॉन्ग को. Alright, that was Strings with Sajni. Hope you guys enjoy that song and good morning. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. Alright, चलो भाई, हम बात कर रहे थे यार. अच्छा, सबसे पहले थैंक यू सो मच डॉक्टर अफीफा रजी, बहुत शुक्रिया. कहती हैं, गुड मॉर्निंग, वी वर ऑनर्ड टू हैव यू एज आवर एस्टीम्ड जज एट ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी शॉर्ट वीडियो कॉम्पिटिशन ऑन ओरल हेल्थ इन क्रिएटिंग चेंज एंड रेजिंग पब्लिक अवेयरनेस. थैंक यू सो मच डॉक्टर अफीफा for inviting me. I mean, considering me worthy enough to be there and judge those young, soon to be doctors of oral health. और वहाँ पे उनका एक short video competition था. And thank you for sharing this picture. Nice picture actually, I think. So, अच्छा मजा आया यूनिवर्सिटीज में जाना. मैं बड़ा enjoy करता हूँ नौजवानों के साथ interact करना और उनकी creative चीजें देख के साथ साथ उनका, I mean, interacting with them, talking to them and maybe helping some of them out. और But it was very nice. I think अच्छी effort थी. Some were, I think, art videos थी that were being played there. I think one or two of them were pretty exceptionally made. I think they won as well. वो जीतने में वही कामयाब हुई थी. And इतने relatable topics है because ज़ाहिर है oral health is one of the areas जो कि ज़ाहिर है हमारे यहाँ जनरली हेल्थ के हवाले से कोई बहुत ज्यादा बात जो है वो नहीं की जाती है. तो ओरल हेल्थ भी ज़ाहिर है उसी में ही आ जाता है. लेकिन उनके जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे डॉक्टर साहब, उनसे जो मुसलसल बात हो रही थी, ही वाज वेरी एडमेंट. एंड वो कह रहे थे कि यार प्लीज ये जो माउथ कैंसर है इसके हवाले से आप जरूर बात कीजिए. एंड आई थिंक जो हमारे वो डॉक्टर साहब थे, हिमसेल्फ वाज अ मैक्सिलोफेशियल सर्जन और ज़ाहिर है
ये वही सर्जन होते हैं. डॉक्टर अफीफा हरसेल्फ, उनके हस्बैंड, ये भी ज़ाहिर है मैक्सिलोफेशियल सर्जरी से इनका ताल्लुक है. और ये वो हैं जो कि अल्लाह ताला महफूज रखे, लेकिन जो ओरल कैंसर है, जो माउथ कैंसर है, उसको रिमूव करते हैं. और डॉक्टर साहबा, मुझे डॉक्टर अफीफा ये बता रही थी कि जनरली ऐसा हुआ करता था कि एक महीने में 2 या 3 आपकी सर्जरीज जो है वो कैंसर की हुआ करती थी, बट नाउ द नंबर हैज गॉन एक्सपोनेंशियली अप. और उसमें रोजाना के हिसाब से जो है सर्जरीज हो रही होती हैं. और ज़ाहिर है उसकी वजह ऑब्वियस है. आई थिंक हमें कोई इसमें बात करने की या तफसील से जो है ना वो डिस्कशन की जरूरत नहीं है. वी ऑल नो व्हाट व्हाई दिस इज हैपनिंग. यही गुटके और ये मावे और ये तंबाकू और ये चीज़ें जो हम हर वक्त खाते रहते हैं. और वाकई यार, किसी भी लेबर को देखें, किसी को भी काम करते हुए देखें, बस वाले को देखें, ड्राइवर को देखें, हमारे यहाँ घर में जो मासी भी आया करती थी उसके भी हर वक्त गाल में जो है वो घुसा हुआ होता था निस्वार और ये सारी चीज़ें. और वो यही कहती थी कि मैं इसके बगैर काम ही नहीं कर सकती. इतना लोग जो है वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो गए हैं. बड़ी बदकिस्मती की बात है. मैं तो कल यही सोच रहा था वापसी के रास्ते में कि यार जो सिचुएशन डॉक्टर साहबा ने प्रेजेंट की है इस वक्त माउथ ओरल कैंसर के हवाले से, सो आई वाज जस्ट वंडरिंग एंड आई वाज थिंकिंग कि यार ये जो हमारी हुकूमत है जो कि ज़ाहिर इन चीज़ों पे पाबंदी लगा सकती है, इसके जो कारिंदे होंगे वो भी तो उन पे भी तो आई थिंक यहाँ देखें दुनिया में तो उन पे कोई ताज़रात पाकिस्तान की दफ़ा 302 के तहत, या 302 नहीं तो इक़दाम कत्ल की कोई दफ़ा लग सकती है. यहाँ तो नहीं लगेगी, लेकिन मेरे ख्याल से आखिरत में ज़ाहिर है जहाँ पे कोई बच नहीं पाएगा तो वहां पे तो मेरे ख्याल से उन लोगों की मौत जो कि ओरल कैंसर की वजह से, वो खुद तो अपने कॉन्डक्ट की वजह से अल्लाह के सामने जवाबदेह होना ही होना है. बिकॉज अल्लाह ताला ने उसको एक दिमाग दिया है सोचने के लिए, और उसको ये भी पता है कि वो जो चीज़ इस्तेमाल कर रहा है वो उसके लिए मुज़रे सेहत है, वो एक तरह की खुदकुशी कर रहा है. तो उसकी जो पकड़ होगी ज़ाहिर है वो भी तो खुदकुशी वाले ही अंदाज में होगी. लेकिन ये जो हुकूमती इस वक्त कारिंदे बैठे हुए हैं जिनकी बिल्कुल नाक के नीचे ये कारोबार चल रहे हैं, देखिए मैं हमेशा एक बात समझता हूँ और मैं बड़ा स्ट्रांगली इस बात को समझता हूँ कि जिस दिन सरकार ये चाहेगी ये सब काम बंद हो जाएंगे. लेकिन वो चाहते नहीं है, बिकॉज आपको पता है कि इन लोगों की भी नफ्ते अपनी जहन्नुम बढ़ रहे हैं ज़ाहिर है. लेकिन वाकई इसके लिए ये लोग भी जवाबदेह होंगे. लेकिन प्लीज हमें भी अपनी जिम्मेदारी अदा करनी पड़ेगी यार. अब वो जिम्मेदारियां क्या हैं वो आप सब समझ सकते हैं और इस पे हम आगे भी बात करेंगे. सो बहरहाल थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर इनवाइटिंग मी. जाहिदा शाहीन कहती हैं उनके महबूब लीडर से मिलने पर पाबंदी आयद कर दी गई है. ना जाने हमारे दिलों में वो कह रही पता नहीं क्या सलूक हो रहा होगा उनके साथ. सर आप परेशान ना हो यार, वो बंदा जो भी सलूक हो रहा है वो मजबूत खड़ा हुआ है बस, ठीक है. अच्छा, 1986 फॉक्स ब्रॉडकास्टिंग कंपनी लॉन्चेस द 4th यूएस टेलीविजन नेटवर्क. ऑलराइट, आज फॉक्स न्यूज की सालगिरह है. आप जानते हैं ना कौन है इसके पीछे? वन ऑफ द रिचेस्ट मीडिया person in the world, Rupert Murdoch. Okay. Eating pistachios before going to bed help with sleep as it contains high amount of melatonin, the sleep hormone. यानी रात सोने से पहले पिस्ते खा लिया करें, आपकी नींद जो है वो अच्छी गुजरेगी. वाह क्या बात है, जबरदस्त. इसके अलावा मिर्जा खुर्रम बाबर, डू housewives and students also required to become filers? So it's better to get your wife उनके जो टैक्स रिटर्न है वो आप उसको फाइल करवा लें. मेरे ख्याल से ये बेहतर है, करवा लें, ठीक रहेगा. मैं तो करवाता हूँ भाई, हमारी बेगम साहबा काफी सालों से टैक्स रिटर्न उनके फाइल में करवा रहा हूँ, तो अभी भी करवाता हूँ, अम्मी के भी करवाता हूँ मैं बल्कि. होप यू हैड अ गुड डे. प्लीज भाई डिस्कस अबाउट SCO हैपनिंग इन इस्लामाबाद. डू यू हैव एनी डिटेल्स अबाउट इट? सो चले वो हम इस पे बात जरा फुर्सत से कर लेंगे यार. वो एक कॉन्फ्रेंस बस होनी है, शिंगाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक चाइना की आशीर्वाद से बनाई गई ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसके इजलास दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में जो है वो हो रहे होते हैं. और इस बार जो है वो पाकिस्तान में ये 3 रोजा कॉन्फ्रेंस हो रही है. मोस्टली निशस्तन गुफ्तन बर्खास्तन वाली बातें होती हैं, कुछ खास इसमें चीज जो है वो हो नहीं रही होती, लेकिन फिर भी चलें जी. ऑलराइट, अच्छा जी. टेकिंग फाइनल ईयर MBBS लेक्चर, यूथ इज अमेजिंग टू इंटरेक्ट विद. डॉक्टर एजाज जीशान खान चाचड़ साहब का ये मैसेज आया है. माशाल्लाह खुद भी नौजवान डॉक्टर हैं, काफी ज्यादा उम्र रसीदा डॉक्टर ये नहीं है, और आई थिंक अपनी एज से करीब के लोगों से बात करने में जरा थोड़ी सी और जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाती है. आज मुझे एक स्कूल में भी जाना है बच्चों के साथ लेक्चर देने के लिए उन बच्चों को, तो मैं भी उस बारे में सोच रहा था कि यार बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, लेकिन फिर भी यार आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. इसके अलावा अच्छा जी, मेडिकल, अच्छा स्पेसिफिकली छालिया कॉजेज ओरल कैंसर. छालिया, यस छालिया, वाकई यार क्या खतरनाक चीज है यार. दिन में कितना जहर हम जो है ना वो हर तरीके से खा रहे होते हैं.
बट अच्छा जी, इसके अलावा अकबर मंजूर साहब कहते हैं रूहान वांटेड टू टेक द पिक सो स्टॉप असाइड, यूजुअली ही गोज टू स्कूल बस बट स्पेशल मोमेंट बाबा ड्रॉप. क्या बात है. आई होप स्कूल इज इनसाइड बहरिया टाउन और उनको इससे बाहर जो है वो जाना नहीं पड़ता होगा. एंड देन वी हैव गॉट अताउर रहमान साहब कहते हैं, उन्होंने खबर शेयर की है, माई एप्पल वॉच सीरीज 10 डिटेक्टेड माई ग्रैंड मदर्स आर्ट्रियल फिब्रिलेशन. ओके, कल मेरा मजाक उड़ रहा था डॉक्टरों के दरमियान, वो जो मैंने गलत वर्ड पढ़ा था दिल के हवाले से. तो कोई बात नहीं, ना मेरा सब्जेक्ट नहीं है ना, हम भी इकोनॉमिक्स की टर्म पढ़ लेते हैं, ठीक से आप पढ़ सकते हैं. अच्छा जी, टुडे यूजिंग द ECG फीचर शी इज नाउ इन द हॉस्पिटल. जबरदस्त. यानी आप उनकी जो एप्पल वॉच है उसने उनकी दिल की किसी कंडीशन के हवाले से जो है वो बताया, और जाहिर है कोई आर्टरीज के हवाले से किसी कंडीशन का जो है वो जिक्र किया है. और दिस इज हाउ स्मार्ट योर गैजेट्स आर बिकमिंग. सो इट्स आर्ट्रियल fibrillation. Okay, it's an irregular rhythm that begins in your heart's upper chamber or upper chamber. आपके दिल के ऊपर के चेम्बर के ऊपर जो है वो irregular जब रिदम होना शुरू होता है तो आपकी जो एप्पल वॉच है वो उसको डिटेक्ट करके बता देती है. उसमें ECG का जो है वो फीचर होता है. सो दैट इज सुपर कूल. सोचें यार एक जमाने में क्या क्या चीज होंगी. अच्छा जी, इसके अलावा शुएब साहब कहते हैं ईटिंग पिस्ताशियो फॉर स्लीप बड़ा महंगा इलाज है नींद. हाँ वैसे वाकई मेरे भी जहन में ये आया था, पिस्ता अब ड्राई फ्रूट जो भी हो वो महंगा थोड़ी होता, वो लाइक सॉरी सस्ता थोड़ी होता, महंगा होता है यार. और उसके लिए फिर इससे बेहतर है कि दिन भर मेहनत करो, रूखी सूखी खा के भैया लंबी तान के सो जा, गोलगप्पे वाला या गोलगप्पे लाया. वैसे वाकई यार मैं कभी कभार सोचता रहा गोलगप्पे वाले का ये गाना अलाउद्दीन साहब पे फिल्म आया था मेरे ख्याल से कभी यार. वैसे वाकई जो जिनके ठेलों पे ये बज रहा होता है सालों साल एक ही गाना सुने जा रहे हैं यार. क्या गुजरता होगा उनको इस गाने को सुन के. लेकिन खैर चले जी, उसमें लाइन आती है ना ये वाली, आई लाइक दिस लाइन बाय द वे, मुझे लाइन पसंद है. अच्छा जी, इसके अलावा क्या कहते हैं जनाब, मेजर नासिर साहब कहते हैं, आई वॉज अंडर द इल्यूजन दैट आई हैड डन द टफेस्ट रूट मार्चेस बट देन आई ड्रोव फ्रॉम मलीर टू कोरंगी वाया शारा फैसल बलोच कॉलोनी ब्रिज एंड कयूमाबाद. ऑल इल्यूजन वैनिश्ड. बिल्कुल यार, वैसे इसमें तो है सिलसिला यार, कराची के रोड्स में इट्स नॉट दैट इजी. ओके जी, मजदूर को तो लेटते ही नींद आ जाती है. देखो फरहान, यही तो मैं बात कह रहा था यार. मैं हमारे घर के पीछे एक बिल्कुल जहाँ मेरा अपार्टमेंट है, जो खिड़की जहाँ खुलती है उधर, वहाँ पे आजकल टाउन हाउसेस वहाँ पे बन रहे हैं कुछ. और कल की शदीद गर्मी में मैं देख रहा था मजदूर किस तरह छत डालने में मसरूफ थे. और मैं यही सोच रहा था कि यार ये लोग भी कितने थक जाते होंगे और बस लेटते होंगे और सो जाते होंगे. फरहान ने बात कर दी, मिडिल क्लास वाली बात की है भाई. नींद का मसला भी अमीर लोगों को ही होता है. वैसे वाकई सीरियसली यार. ओके या सरवर चाचू कहते हैं, अदील इज इट पॉसिबल वी नेवर गिव एनी डोमेस्टिक वर्क हु यूजेस थिंग्स लाइक, इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर की ये बात कर रहे हैं, हु यूजेस थिंग्स लाइक गुटखा मावा विच कॉजेज द कैंसर. वैसे वाकई अगर वैसे तो चाचू बात ये है, आपने बहुत जबरदस्त बात की है कि जहां भी लेबर आए आप उससे पूछें सवाल कि तुम गुटखा या मावा खाते हो. अगर बोला सर खाता हूँ, खैर चलो बाहर निकल जाए, भाग ऐसे नजर ना आना मुझे आइंदा यहाँ पे. बट एक तो ये चीज आ गई, और दूसरी जो है वो चीज जो आती है वो ये आती है कि क्या ये कौम एक पेज पे आ सकती है इन चीजों के ऊपर. अगर इस पेज पे आ गई तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात होगी. बट खैर चले जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है आज के अखबारात में शामिल आम खबरों पर नजर डालते हैं. ओहो, डॉक्टर हुमायूं ने उर्दू में लिख के भेजा है, एट्रियल फिब्रिलेशन. ऑलराइट, जबरदस्त, एट्रियल. अच्छा जी, और आगे बढ़ते हैं जी. आज के अखबारात पे नजर डालते हैं. एक अखबार ने अपनी लीड बनाई है, सऊदीया जल्द $2 अरब का मुआहिदा करेगा, 2014 के धरने दोहराने नहीं दूंगा. वजीर आजम कहते हैं सऊदी वजीर सरमायाकारी इस्लामाबाद आएंगे. यार वैसे वाकई यार क्या वक्त आ गया है यार. $100 अरब आने थे पाकिस्तान यार. याद है पिछले साल 100 अरब नहीं, पिछले 2 साल से $100 अरब आ रहे हैं. तो अब सऊदी अरब लग रहा है कि $2 अरब पे ही जो है ना वो इस वक्त अपनी जान छुड़ाना चाह रहा है. और यार खान साहब भी जो कालीन बेच रहे होते हैं यार, वो भी इस तरह की नेगोशिएशन नहीं करते यार. अगर वो 10,000 का बोलते हैं तो कम से कम कोई 3-4 हजार रुपए तो बेच ही देते होंगे, या 2,000 का तो 2,500 का तो बेच ही देते होंगे यार. यहाँ पे तो 10,000 का कालीन बोल के 200 रुपए में बेचा जा रहा है यार. क्या बात है यार. आगे बढ़ते हैं जी. खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में लड़ाई, घूंसे और थप्पड़ चल गए. ओहो, वजीर आजम के खिलाफ
वजीर आजम के खिलाफ वजीर आला के नाजेबा अल्फाज और बोलने की इजाजत ना मिलने पर अपोजिशन अरकान सरापा एहतजाज. वजीरिस्तान से ताल्लुक रखने वाले 2 अरकान भी आपस में उलझ पड़े. के डॉन की आज की जो लीड है वो ये है. वो यार ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आई है, जरा सुनिए. औरंगजेब साहब क्या कहते हैं, जो पाकिस्तान के वजीर खजाना है. कहते हैं स्लेन चाइनीज वर पार्ट ऑफ IPP टॉक्स. Referring to PTI protest, Finance Minister says the country loses 190 billion a day due to strife or strike. PM चलें छोड़े anyway. यानी ये जो चाइनीज बंदे मारे गए हैं वो बेसिकली IPP के जो टॉक्स हो रहे थे, बिकॉज आपको पता है कि हुकूमत इस वक्त बहुत अग्रेसिवली जो है वो IPP की टॉक्स में मसरूफ है. हुकूमत तो खैर क्या होगी, आपको पता है कौन IPP की टॉक्स कर रहा है. तो जो पाकिस्तानी प्लांट्स हैं पाकिस्तानियों के, उनके तो हाथ मरोड़ के उनसे कीमतें कम करवाई जा रही हैं. जो भी अग्रीमेंट थे उनको बिल्कुल बूट मार के वो किया जा रहा है. लेकिन चाइनीज के साथ आप उनके हाथ नहीं मरोड़ सकते. तो चाइनीज से जरा प्यार मोहब्बत से बात की जा रही है. अब ये जो चाइनीज 2 मारे गए अभी कराची एयरपोर्ट पे जो अटैक हुआ है, कराची एयरपोर्ट के बाहर उनके कॉन्वॉय पे, कहते ये हैं कि ये 2 बंदे जो हैं ये बेसिकली इन डिस्कशंस के लिए जो है वो आने वाले थे. और देख लें जी क्या हो रहा है. ओके, आगे बढ़ते हैं जी. 4 मोर पोलियो केसेस डिटेक्टेड. पाकिस्तान दुनिया के आखिरी 2 मुल्कों में. मुझे नहीं लग रहा कि हमारी जिंदगी में हम पोलियो पे ओवरकम कर पाएंगे. Amendment postponed until after SCO moot, claims JUIF. Fazl's party proposes constitutional bench as a compromise. PMLN insiders say legislation to be tabled on the 18th. देखिए एक चीज तो यार वो ये कि लेजिस्लेशन तो होनी है, आइन में तरमीम होनी है, लेकिन वो किस फॉर्म में होनी है. अब खबरें ये आई हैं कि मौलाना फजलुर रहमान ने अपना एक ऑल्टरनेट मुसव्विदा जो है वो प्रेजेंट किया है. और मैं कल हबीब अकरम साहब को सुन रहा था और उनका ये दावा है कि मौलाना के अच्छा वैसे अगर मौलाना ने वाकई ये बात की तो बड़ी प्रैक्टिकल बात की है. वो कहते हैं कि यार पाकिस्तान को किसी, ये मौलाना का ये कहना है, हबीब अकरम साहब ये बात बोलते हैं कि पाकिस्तान को किसी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट की जरूरत नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की जो एग्जिस्टिंग सुप्रीम कोर्ट है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर के ऊपर उसमें 5 सीनियर तरीन जजेस का एक बेंच जो है बना दिया जाएगा, जो डिसाइड ये करेगा कि यार इस मामले को क्या ये बेंच सुनेगा, एक लार्जर बेंच सुनेगा, या फुल कोर्ट इसको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर को जो है वो सुना करेगा. सो मौलाना का जाहिर है ये फैसला काबिल कबूल जो है वो जाहिर होता हुआ तो नजर नहीं आता. लेकिन लेट्स सी क्या रहता है सिलसिला. अच्छा, इसके अलावा आज जो इम्पोर्टेंट अच्छा एक चीज जो है वो ये है कि फिलहाल सुनने में ये आ रहा है कि सेनेट से पहले इसका अप्रूवल लिया जाएगा और उसके बाद फिर नेशनल असेंबली ये मामला लेकर आया जाएगा. इवन दो सेनेट के नंबर्स का अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन फिर भी हुकूमत इस बारे में कॉन्फिडेंट है कि कौमी असेंबली में इसको पास करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन की फिर जरूरत पड़ने वाली है. और सुनने में यही आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुकम्मल तौर से इग्नोर करते हुए जो ये 41 PTI के मेंबरान हैं इनकी बंदरबाट जो है या सीटें जो है इनकी बंदरबाट एक बार फिर से कर देगी टूवर्ड्स पीपल्स पार्टी और नून लीग, और फिर उनसे जो है वोट करा के ये 2/3 मेजोरिटी ली जाएगी. जाहिर है ये बातें कहने को तो आसान है, करना इतना आसान नहीं है. PTI ने जो अपना वीकेंड पे शो किया है उसके बाद से जाहिर है थोड़ी बहुत सिचुएशन बदल सकती है. लोगों की इस मोबिलाइजेशन जो अब गुस्से में बदल चुकी है ये अब काफी खतरनाक साबित हो सकती है. लेकिन बहरहाल जम्मू एंड कश्मीर में इंतखाबात हो गए. उमर टू लीड हेल्ड कश्मीर आफ्टर ऑपोजिशन राउट्स बीजेपी मकबूजा कश्मीर में वो और उनके जो पार्टनर्स थे वो इलेक्शन हार गए हैं. इवन दो बीजेपी की सीटें तो बड़ी हैं लेकिन वो इस पोजीशन पे नहीं में सीट अपनी हुकूमत बना पाए. और उमर फारूक जो है, उमर अब्दुल्ला, वो एक बार फिर से ही विल बी रिटर्निंग एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ मकबूजा कश्मीर. इस पे आगे चल के मजीद बात की जा सकती है, लेकिन अभी हम बढ़ रहे हैं टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है, चलें जल्दी से खेलों के हवाले से हम बात कर लेते हैं. और खेलों के हवाले से सबसे पहले बात करते हैं मुल्तान टेस्ट. दूसरे दिन के खेल का इख्तिताम हो गया है और पाकिस्तान ने अपनी पहली इनिंग में मुल्तान के इस शदीद डेड ट्रैक में, यार अल्लाह करे रात में कुछ इस ट्रैक में कुछ थोड़ी सी हिलजुल जो है वो हो गई हो, कुछ हो गई हो, वरना यार ये तो बहुत ही आसान सीन नहीं लग रहा है. देखो इंग्लैंड ने भी जिस तरह अपनी बैटिंग का आगाज किया है और जैक क्रॉली जिस तरह की फॉर्म में लग रहे हैं, लग तो यही रहा है कि इंग्लैंड का जो जवाब होगा वो भी इक्वली बराबर किस्म का जो है वो जवाब होगा. अच्छा, सीन ये हुआ है कि पाकिस्तान ने कल अपनी पहली इनिंग में 556 रन बनाए और कल की पाकिस्तान की इनिंग की जो खास बात थी वो सलमान अली आगा की शानदार सेंचुरी,
सलमान ने ऑलमोस्ट राना बॉल जो है वो 104 रन बनाए. आउट वो नॉट आउट रहे, इनफैक्ट वो 119 गेंदों का उन्होंने सामना किया. आखिर में कुछ टुकटुकी उन लोगों ने कर दी थी, लेकिन फिर भी शाहीन शाह अफरीदी ने उनका भरपूर साथ दिया. 26 रन उन्होंने बनाए 39 गेंदों में, जिसमें 2 चौके और 1 छक्का शामिल था. बाय द वे सलमान अली याह की इनिंग में 3 छक्के शामिल थे और 10 चौके भी जो है वो शामिल थे. तो बहुत ही अग्रेसिव किस्म की उन्होंने जो है वो इंग्लिश बॉलर्स के खिलाफ नॉक खेली. और समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसी विकेट पे कि जिसमें कोई इतने खास डायनामाइट्स आपको नजर नहीं आ रहे थे, कोई ऐसी बारूदी सुरंगें इस विकेट पे जो है वो नहीं थी. पाकिस्तान के बास खिलाड़ी जो है वो मैच को बहुत ज्यादा स्लो ले गए और वाकई आई थिंक जितना टाइम पाकिस्तान ने कल बैटिंग की है आराम से पाकिस्तान 600 प्लस टोटल को ले जा सकता था. सऊद शकील खास तौर से, यस ही स्कोर्ड 82 रन, गुड ऑन हिम. 8 चौके भी इसमें शामिल थे, यानी उस 82 में से जो है वो 32 रन जो है वो बनाए सऊद शकील ने बाउंड्रीज के थ्रू. इसका मतलब है कि सिर्फ 50 रन उन्होंने जो है वो बनाए हैं और उन 50 रन को उन्होंने बनाने के लिए जो है वो 169 गेंदों का जो है वो सामना किया है. सो यार ये दिस इज नॉट ऑन यार. फिर उसके अलावा नसीम शाह, तो वो जो पार्टनरशिप थी, नसीम शाह अगर आपको याद हो नाइट वॉचमैन की हैसियत से आए थे. पाकिस्तान ने पहला सेशन जिस तरह खेला है ना, ये बात कुछ समझ में नहीं आई. इन दोनों के दरमियान जो 62 रन की जो पार्टनरशिप हुई थी, इट टुक अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम और इसमें काफी जो है वो ज़ाहिर टाइम लग गया था. बट बहरहाल क्या कह सकते हैं यार. नसीम शाह ने 33 रन बनाए 81 गेंदों पे, जिसमें 3 छक्के शामिल थे और 1 चौका भी उसमें शामिल था. तो 16 रन तो यहीं से ही आ गए. लेकिन खैर चलें जी, पाकिस्तान ने 556 रन बनाए. आई थिंक पाकिस्तान की कॉन्फिडेंस के लिए इनिंग बहुत जरूरी थी, बिकॉज हमें शायद लग ऐसे ही रहा था कि पाकिस्तान टीम बिल्कुल डाउन एंड आउट और कुछ हो पाएगा नहीं. लेकिन 3 सेंचुरीज अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद और सलमान अली याह, इनफैक्ट जिसमें शान मसूद और सलमान की जो इनिंग्स थी वो काफी अग्रेसिव किस्म की इनिंग्स थी. सो वेल डन टू देम. इंग्लैंड की अगर हम बॉलिंग की बात करें तो 3 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब हुए. उनके स्पिनर जैक लीच 40 ओवर्स उन्होंने करवाए, 160 रन जो है उन्होंने दिए. 2 विकेटें हासिल की गस एटकिंसन, ब्राइडन कार्स ने, और एक विकेट हासिल की क्रिस वोक्स, शोएब बशीर और जो रूट ने. जवाब में पहली विकेट ही जो है वो बहुत जल्द गिर गई थी इंग्लैंड की. उनके कप्तान ओली पोप जो है वो 0 पर आउट हुए और क्या खूबसूरत कैच लिया था आमिर जमाल ने उनका, लिटरली प्लक्ड इट ऑफ द एयर और 0 पर वो आउट हुए अपनी दूसरी गेंद पर. जैक क्रॉली तमाम इस वक्त बैटिंग कर रहे हैं. 64 गेंदों पे 64 रन बनाए हैं क्रॉली ने. 11 चौके उन्होंने जो है वो मारे हैं अपनी इस इनिंग में. जो रूट ने 54 गेंदों पे 32 रन बनाए. 2 चौके उन्होंने मारे और 96 रन इंग्लैंड ने बना लिए हैं. सो इंग्लैंड स्टिल ट्रेलिंग बाय 460 रन. देखने को तो ये बहुत बड़ा टोटल लगता है, लेकिन इस तरह की विकेट पे ये कोई बहुत खास टोटल नहीं लग रहा. अब कितनी जल्दी इंग्लैंड इसको ओवरहॉल करने में कामयाब हो जाएगा, दैट रिमेन्स टू बी सीन. पाकिस्तान की जानिब से शाहीन के 6 ओवर्स में 24 रन, ऑफ कोर्स कोई विकेट नहीं. नसीम शाह को 1 विकेट मिली अपने 7 ओवर्स में. अबरार अहमद ने 4 ओवर्स कराए, 31 रन दिए अबरार ने. सो ही इज प्रूविंग टू बी एक्सपेंसिव सो फार. आमिर जमाल के 3 ओवर्स में 12 रन हासिल हुए हैं. सो चलें जी, थोड़ी देर बाद अब से खेल का आगाज होगा. वेरी इंपॉर्टेंट डे टुडे और शायद इस मैच के डायरेक्शन का जो है वो आज का दिन तयन कर लेगा. चलें जी, और मजीद क्रिकेट के हवाले से बात करते हैं. तो फिर आज T20 वर्ल्ड कप में बड़ा इंपॉर्टेंट गेम है भारत के लिए. भारत का मुकाबला जो है वो आज होने वाला है अगेंस्ट श्रीलंका. रिमेंबर इंडिया एक मैच खेला, एक मैच जीता, 1 मैच हारा है. श्रीलंका की टीम अभी तक जो है वो इस टूर्नामेंट में, इफ यू रिमेंबर, पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने अपना पहला मैच खेला था और अपना वो पहला मैच ही जो है वो हार गई थी श्रीलंका. दूसरा मैच भी जो है वो हार गया था. तो दिस टूर्नामेंट इज गेटिंग ऑलमोस्ट फिनिश फॉर देम. लेकिन इंडिया के लिए ऑफ कोर्स ये मैच, अब सारे मैचेस इंडिया को जीतने हैं सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के लिए, अपनी बलबूते पे सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए, वरना उनके लिए सिचुएशन काफी टफ हो गई है. इसके अलावा इंडिया की मेंस टीम भी आज एक्शन में होने वाली है. फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, जिसको अब अरुण जेटली स्टेडियम कहा जाता है, उसमें आज 6:30 बजे इनका और बांग्लादेश के दरमियान, इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा T20 मैच जो है वो होने वाला है. पहले T20 मैच में काफी बड़े मार्जिन से कामयाबी हासिल की थी इंडिया ने. एंड विल दे बी एबल टू रैप द सीरीज अप टुडे? वेल दैट रिमेन्स टू बी सीन. चलें जी, इसके अलावा जरा बात करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों के हवाले से. कल कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जो है वो रावलपिंडी का जो नया स्टेडियम, या नया स्टेडियम तो नहीं बोलूंगा, लेकिन जो स्टेडियम की रेनोवेशन चल रही है
उसकी कुछ शक्ल जो है वो सामने आना शुरू हुई है. एंड इट इज स्टार्टेड टू लुक लाइक अ ब्यूटीफुल स्टेडियम देयर. सो अच्छा खूबसूरत स्टेडियम बनता हुआ नजर आ रहा है और काफी स्पीड में जो है वो ये होता हुआ नजर आ रहा है. सो चलें जी, आई होप दैट्स नॉट एन आर्ट वर्क दैट आई सॉ. एक्चुअली स्टेडियम में जो है वो तब्दीली आ रही है. सो गुड. चलें जी, और क्या सीन है. शकीब उल हसन का होम ग्राउंड पर अलविदाई मैच खेलने का इम्कान. और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 2 होम टेस्ट मैचेस में बाज़ाब्ता दस्तयाबी का इंतजार है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को. देखते हैं कि वो खेलेंगे या नहीं, बिकॉज आपको पता है उनके खिलाफ जरा कुछ केसेस वगैरह भी जो है वो वहां पर नजर आ रहे हैं. ओके जी, जिमी एंडरसन इंग्लैंड के बॉलिंग कंसल्टेंट ने स्कॉटलैंड में गोल्फ से दिल बहलाने के बाद मुल्तान में पाकिस्तान टीम को ज्वाइन कर लिया है. और ये दूसरे रोज जो है कल इन्होंने अपनी टीम को इनफैक्ट ज्वाइन किया है. वो स्कॉटलैंड में गोल्फ इवेंट में जो है वो शरीक हुए थे. वैसे गोल्फ तो वो यहाँ पर भी खेल सकते हैं. मुल्तान में आपको पता है आम के बागात को काट के जो है वहाँ पे गोल्फ कोर्सेज बनाए गए हैं. सो व्हाई नॉट. ऑलराइट, चलें जी. और क्या है जी, अखबार का लिखना है कि पहला टेस्ट खाली कुर्सियां प्लेयर्स को मुंह चढ़ाती नहीं. सेंचुरियों पर क्रिकेटर्स क्राउड की भरपूर दाद को तरसते रहे. दाखला मुफ्त हो गया. स्टेडियम में तमाशाइयों से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार मौजूद हैं. माइकल एथरटन का ये कहना है. यार ये भी वैसे है यार, पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट यार अभी भी पता है 80s की 90s की मैं फिर भी तस्वीरें देखता हूँ यार. पब्लिक आया करती थी टेस्ट मैच देखने यार. आई थिंक बल्कि हम भी यार, आई थिंक टर्न ऑफ द सेंचुरी इंडिया के जो टेस्ट मैचेस यहाँ पाकिस्तान में हुए थे, वो जो कराची का मशहूर टेस्ट हुआ था, रिमेंबर दैट, जो इवेंचुअली हम जीते थे टेस्ट मैच, जिसमें कामरान अकमल ने अपने करियर की बेहतरीन नॉक्स में से एक खेली थी और इरफान पठान की हैट्रिक थी. यार बहुत क्राउड थी उस मैच में, ऐसा ना वनडे वाली क्राउड जो है वहां पर आया करती थी. लेकिन खैर, ऑलराइट, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जो है वो ये क्लैरिफिकेशन आ गई है और 2 टोक मौकिफ सामने आया है कि चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल समेत तमाम मैचेस पाकिस्तान में ही होंगे. अच्छा, कुछ सीन ऐसा हुआ कि कुछ भारतीय चैनल्स जो है या भारतीय न्यूज आउटलेट्स, वहां से ये बात बताई गई थी कि अगर भारत जो है वो इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने में कामयाब हो जाता है तो फिर इस टूर्नामेंट का फाइनल पाकिस्तान में नहीं होगा, बल्कि वो शायद मुत्तहिदा अरब अमारात या किसी न्यूट्रल वेन्यू पर मुंतकिल किया जा सकता है. लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो है वो ये कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा. और हम जो है वो ये पाकिस्तान के सारे मैचेस इस चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान में ही करवाएंगे. सो आई थिंक यस, इसमें मेरे ख्याल से किसी को जो है ना वो कोई शक भी नहीं होना चाहिए और कोई डिस्कशन इस चीज पे होना भी नहीं चाहिए. टूर्नामेंट पाकिस्तान में हो रहा है, पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान में होगा. एंड या एब्सोल्युटली नॉट कह देना चाहिए इस पे. आगे बढ़ते हैं जी. और क्या चीज है, और कोई खबर हमारे पास फुटबॉल के हवाले से. इंटरनेशनल ब्रेक अब शुरू हो गया है. सो टीमें जो है वो अपने कौमी कलर्स में जो है वो खेलती हुई नजर आएंगी. और मैनचेस्टर यूनाइटेड हैरी मैग्वायर इज आउट फॉर अ फ्यू वीक्स विद इंजरी. एंड मैनचेस्टर सिटी का केस आजकल चल रहा है, उसकी सुनवाई चल रही है. एक चार्ज में उनको जो है वो बरियत मिल गई है, लेकिन मैनचेस्टर सिटी एक्यूजेस प्रीमियर लीग ऑफ मिसलीडिंग क्लब्स. यानी मैनचेस्टर सिटी का ये कहना है कि प्रीमियर लीग दीगर क्लब्स को जो है वो मिसलीड कर रहा है, यानी उनको गुमराह कर रहा है. वाह. अच्छा हाँ, एक और भी ये बड़ी खबर थी फुटबॉल में यार. स्पेन के मशहूर खिलाड़ी आंद्रेस इनिएस्टा, वर्ल्ड कप विनिंग प्लेयर, he has retired at the age 40. 40 साल की उम्र में एंड्रिया इनिएस्टा जो है उन्होंने one of the greatest player, अगर आप स्पेन के टॉप प्लेयर्स के हवाले से बात करें तो डेफिनेटली वो जो उनकी बड़ी जबरदस्त जनरेशन, उनकी वर्ल्ड कप विनिंग जनरेशन हुआ करती थी. चावी एंड सर्जियो बुस्केट एंड डेविड विया एंड ऑल, ये सारे प्लेयर्स. क्या टीम वैसे यार स्पेन की. कार्लोस पियोल के साथ तो हम पाकिस्तानियों ने कितना गलत किया था यार. एनीवे, सो बहरहाल इफ यू रिकॉल एंड्रियस इनिएस्टा इन 2010 फीफा वर्ल्ड कप हुआ था. ही स्कोर्ड द विनिंग गोल इन द फाइनल एज वेल. और 2 दफा वो यूरोपियन चैंपियनशिप भी जीतने में कामयाब हुए स्पेन के लिए. ही प्लेड 131 टाइम फॉर स्पेन. और बार्सिलोना की जो है वो टीम का भी एक बड़ा ही रेगुलर हिस्सा रहे. 22 years he played for Barcelona. So now he has decided to retire. And he was the runner-up in 2010 Ballon d'Or, included in the FIFA 5th Pro World 11 and 9 दफा जो है वो टीम ऑफ द ईयर में जो है इनिएस्टा शामिल हुआ. ग्रेट नेम डेफिनेटली. स्पेनिश फुटबॉल की अगर हम बात करें तो वन ऑफ द बेस्ट दैट दे हैड. सो इनिएस्टा हैज रिटायर्ड एट द एज 40. अभी आपको हम लिए चलते हैं ब्रेक की जाने. मिलेंगे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग.
चलो जी, ऑलराइट, वी हैव गॉट इस्लामुल ब्लास्टर, थैंक यू. सादिया फरहान कहती हैं जी, लिटिल इस्लामाबाद, अ लिटिल शावर इन द मॉर्निंग, प्री विंटर फेस स्टार्ट, गुड फॉर यू. इसके अलावा नबील मिर्जा चुगताई, योगा तो होगा, वेरी गुड. तस्वीर आप रोजाना शेयर करते हैं योगा करते हुए अपनी, एंड दैट इज ग्रेट इंस्पिरेशन. एंड देन करेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल द वर्च्यूज, कहते हैं अमर लाल, बिकॉज without courage we cannot practice any other virtue consistently. Thank you sir for sharing this gyan every morning that you do. And then Umair Ahmed Sheikh कहते हैं, Shahroz become youngest Pakistani to summit all 14 8,000ers. जी बिल्कुल, ये मैं इत्तेफाक से अभी शहरोज काशिफ का, जो कि पाकिस्तानी माउंटेनियर है, उनका ये ट्वीट देख रहा था. 22 साल की उम्र में ही ऑलरेडी उन्होंने दुनिया की, देखिए दुनिया में 8,000 इस तरह की माउंटेन्स हैं जो कि दुनिया में 14 ऐसी माउंटेन्स हैं जो कि 8,000 मीटर से जायद बुलंदी पर जो है वाक़ हैं. और शहरोज ने अभी रिसेंटली नेपाल में जो है वो अब से 1-2 दिन पहले आखिरी माउंटेन जो है वो ये शेयर किया, क्या कह रहा हूँ यार, उसको जो है उन्होंने उसके टॉप पे जो है वो पहुंचे. एंड वेल डन टू हिम, आई मीन व्हाट एन इंस्पिरेशन दिस यंग बॉय फ्रॉम पाकिस्तान इज. सो वेल डन जी, अल्लाह ताला आगे और भी उनको कामयाबियां दे. ये भी एक तरह का नशा होता है भाई, माउंटेन्स पे चढ़ना रहना, ये जिंदगी आसान नहीं होती है, लेकिन अल्लाह ने भी बाज लोगों के अंदर जो है ना वो एक अजब बेचैनी और इस्तराबियत जो है वो डाली हुई होती है. आसिफ मेलसी से मैसेज करते हैं और जी आयानू कहते हैं जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. अदील भाई, चिकनगुनिया पर बात कर लें, बहुत लोग परेशान हैं चिकनगुनिया से. आमिर स्वाति, बिल्कुल जी बात करनी चाहिए इसके बारे में, और जरूर मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन भेजें तो हम जरूर बात करते हैं. बांग्लादेश इज चेंजिंग ऑल इट्स करेंसी नोट्स विद द पिक्चर ऑफ शेख मुजीबुर रहमान. आसिफ मंसूर साहब का ये कहना है. यार क्या होगा यार, फिर कुछ सालों बाद अवामी लीग आएगी, फिर दोबारा शेख मुजीबुर रहमान जो है ना वो इनके नोट्स पे नजर आना शुरू हो जाएंगे. लेकिन वाकई यार कभी कभार मैं यही सोचता हूँ कि कितने डिवाइसिव फिगर्स हैं ना. जैसे इंडिया में आपको पता है कि इंडिया में एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है राइट विंग हिंदुओं की, जो कि उनके अपने जो महात्मा गांधी हैं, महात्मा गांधी एक वर्ल्ड वाइड ब्रांड नेम आपको पता है, उनसे शदीद नफरत करते हैं. नेहरू से तो चले नफरत होने की और वजूहात हैं, वो सियासी वजूहात हैं, लेकिन गांधी से नफरत की वजूहात ज्यादातर मजहबी बुनियाद पर जो है वो है. मुजीबुर रहमान, बंगबंधु, द फादर ऑफ द नेशन, बांग्लादेशियों का एक बड़ी तादाद उनसे बड़ी नाराज रहती है. यार वैसे हमारे बाबा कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इस मुकाबले में यानी इस लिहाज से काफी ज्यादा अनडिवाइसिव किस्म के जो है ना वो फिगर हैं. यानी जनरली आई थिंक 1-2 ज़ाहिर वाक़यात, 1-2 लोगों के अलावा, कुछ लोगों के अलावा, मखसूस कुछ ग्रुप्स हैं जो बाबा को ज्यादा पसंद नहीं करते, लेकिन उसके अलावा माशाल्लाह ही इज अ वेरी अनकंट्रोवर्शियल पर्सन, नो डाउट. शनीला, क्या हाल है भाई, आजकल क्या टेंशन चल रही है? फहीम ब्रो कहते हैं, हेलो 5-year-old niece मिनाल, शी इज आस्किंग हु इज दिस अंकल, आई एम ट्राइंग टू टेल हर अबाउट यू. दैट इज सो कूल यार, थैंक यू, हेलो टू मिनाल. एंड देन शाहिद साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का. कहते हैं आज लाहौर में मौसम भी ठंडा होना शुरू हो गया है, दैट इज कूल. वाकई देखिए ठंडा होने का अंदाजा तो नहा के आता है, आप नहा के निकलते हैं आपको पता चलता है कि मौसम बदल रहा है या नहीं बदल रहा. आई थिंक दैट्स द टेस्ट ऑफ द वेदर. सो या ओके जी, शेख मशहूदुर रहमान साहब, थैंक यू सो मच. और शाहिद साहब ने एक बच्ची की तस्वीर शेयर की है केक काटते हुए, अब ये कौन है बिल्कुल बताइएगा. अच्छा, स्पेशल चाइल्ड अजान का बर्थडे है, प्लीज विश. ऑलराइट अजान, हैप्पी बर्थडे भाई, जबरदस्त, खुश रहो बेटा और अल्लाह ताला बहुत खुशियां दिखाए. इसके अलावा अनीक अहमद साहब कहते हैं, द अमाउंट यूके's richest pay income tax revealed, 60 of the wealthiest people in UK collectively contributed more than $3 billion a year in income tax, BBC has learned. Wow, that's so cool. Zabardast ji. And then we've got Zari Salahuddin, there should be a petition to strictly prohibit heavy traffic around 7 a.m. to 9 a.m. I think इसमें ट्रैफिक की पाबंदी होती है वैसे आमतौर से, हैवी ट्रैफिक सर्टेन रूट्स पे ही चल सकते हैं, लेकिन यू आर राइट. उमैर कहते हैं, व्हाई स्ट्रिंग्स डिसबैंडेड, या स्ट्रिंग क्यों तकसीम हुआ. आई थिंक इस पे 1-2 पॉडकास्ट की हैं इन लोगों ने, बात की है बिलाल ने और इन्होंने फैसल कपाडिया ने, कि स्ट्रिंग्स जो है वो क्यों खत्म हुआ. आई थिंक ये आपको मिल जाएगी ये चीज. ओके, फरा तौसीफ कहती हैं, आई वंडर व्हाई मेडिकल स्टूडेंट हैव टू मेक स्केलेटन्स. I think 90% medical students don't have an artistic hand, including surgeons and dentists. But बहुत मुश्किल होता है skeleton type चीजें बनाना. वाकई सीरियसली यार, ड्राइंग
बनाना के क्या मकसद क्या है, क्या हासिल कर लेंगे हम यार. अब आप में ड्राइंग का टैलेंट है या नहीं है, जिसमें ड्राइंग का टैलेंट है उसको सब्जेक्ट के तौर से पढ़ाना. और अगर मेडिकल के स्टूडेंट, मुझे याद है बायोलॉजी हमने आखिरी बार जिंदगी में क्लास 9 में पढ़ी थी, उसमें वो सेल की डायग्राम बना रहे हैं और वो पता नहीं क्या क्या जरूरत है यार. सेल की डायग्राम बना के मैं क्या कर लूंगा यार. आई शुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज व्हाट पार्ट्स आर दीज. बस एक भेड़ चाल चल रही है डॉक्टर साहिबा, और यही है सिलसिला. Adil bhai, vaping is also getting very common and trendy among youth and they don't consider it as risky as cigarette. I think Umair, that's a very valid point. अभी मैं जो कैंप में था वहां पे एक नौजवान, कराची के एक बहुत बड़े तालीमी इदारे से वाबस्ता नौजवान, उसकी जो वेप पे डिपेंडेंस का सुन के मुझे बड़ी हैरानी हुई थी और अफसोस हुआ था मुझे यार. उस बच्चे के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था वेप के बगैर जो है वो टाइम गुजारना. और eventually it wasn't given to him naturally यार. ये तो हमारा जो कैंप होता है it's strictly no smoking, any kind of smoke. लेकिन that was very sad and वाकई अफसोसनाक और परेशान कुन बात ये है कि बच्चे वाकई इसको खतरनाक नहीं समझते. आई थिंक एक जो कैंपेन चलनी चाहिए वो इन वेप के खिलाफ जो है ना वो होनी चाहिए, ये बताने के लिए. अच्छा जी, इसके अलावा मुदस्सिरा शिराज कहती हैं अदर वे अराउंड, पिस्ताशियो शुड नॉट बी ईटन बिफोर स्टार्टिंग मेंटल वर्क और इन मॉर्निंग टू अवॉइड स्लीप. I agree with you, absolutely. इसके अलावा आसिफ मंसूर साहब कहते हैं Godfather of AI shares Nobel Prize of Physics for work in machine learning. इस पे हमने कल वैसे YouTube पे बात की थी, लेकिन आगे चल के इस पे बात जो है वो की जा सकती है. Adil uncle, I am a fan. I like your show very much while going to the school. Thank you. अब तक तो आप फैन स्कूल पहुंच गए होंगे. Today is the World Postal Day. इसके हवाले से हम बात कर चुके हैं. कैन पाकिस्तान सेव दिस टेस्ट, ऐसा निजाज कहते हैं. अभी तक जाहिर है डिपेंड करता है. देखिए इस टेस्ट में नतीजा आना है या नहीं आना ये इंग्लैंड की बैटिंग डिटरमिन करेगी अदर देन एनीथिंग एल्स. आज इंग्लैंड की क्या अप्रोच होगी, जैक क्रॉली की, हैरी ब्रूक्स की, इस मुर्दार मुल्तान की विकेट पे जिसमें अभी तक कोई बॉलर के लिए जो है मदद नजर नहीं आ रही है. आई थिंक इंग्लैंड विल बी स्कोरिंग एट अराउंड 5 to 6 रन पर ओवर और काफी टफ टाइम क्रिएट करने वाले हैं पाकिस्तानी बॉलर्स के लिए. चले जी, जुनैद भाई की फर्स्ट एल्बम में ये गाना था और बिद्दू ने ऑफ कोर्स वो कंपोज किया था. बहुत ही टेक्नो स्टाइल और बहुत ही ये म्यूजिक थी और बहुत ही मुख्तलिफ सा ये गाना था, लेकिन ये बड़ा एक संजीदा गाना है. आप इसके अल्फाज में गौर करें. मैं बड़ा उस वक्त बड़ा हैरान हुआ करता था कि यार ये म्यूजिक सुने ना, ओह फुल क्लब म्यूजिक सीन चल रहा है इसमें, लेकिन यार इसके अल्फाज बहुत संजीदा हैं. खुद ही जलाए दिए राहों में, खुद ही उन्हीं को बुझा दिया, हमें तो दिखा दिया रास्ता. मुझे समझ में नहीं आता था कि जुनैद भाई ने ये गाना किसके लिए बनाया होगा. लाइक ये लिरिक्स जो लिखे होंगे किसके लिए लिखे होंगे, अब मुझे समझ में आया. आई थिंक दैट इज व्हाट मैच्योरिटी है. शायद उस वक्त आपको बचपन में बहुत सारी बातें समझ में आती नहीं है, यानी किसी ऐसे लोगों की ये बात की जा रही है कि जिनसे आपने उम्मीद लगाई होगी कि यार ये मेरे हालात बदलेंगे, या चलें इसको अगर हम कर लें मुल्क के हालात बदलेंगे, और आपको बाद में अंदाजा हुआ अबे यही तो प्रॉब्लम कॉज हो रही है यहीं पे. तो ये बड़ी जबरदस्त गाना है, बहुत डीप गाना है. अब इस गाने को ना अब दोबारा सुनिएगा. मैंने आज 2-3 लोगों को मैं मैसेज भी किया कि ये जिन्होंने जब मैसेज किया इस गाने के हवाले से, मैंने कहा भाई ये गाना उनके लिए है, तो वो जरा आप सुने उस बारे में, उसको करें ना. ख्वाब दिखा के हर तरफ पता नहीं हाँ मगर यही बुरा किया और सब कुछ उजाड़ दिया, तबाह कर दिया. वाकई यार क्या गाना बनाया यार जुनैद भाई. विजनरी आदमी था यार, विजनरी आदमी था. क्या बात है यार, जबरदस्त, ग्रेट. चले जी आगे बढ़ते हैं. 8:41 यार आप लोगों ने चेक किया बॉस, अमेरिका में क्या तूफान आ रहा है, समुद्री तूफान, हरिकेन. और ये गल्फ ऑफ मेक्सिको यार इस बार जो है ना ये इनका जो हरिकेन सीजन है वो काफी खतरनाक साबित हो रहा है. बिकॉज अब से 2 हफ्ते पहले की बात है कि हेलीन नामी एक समुद्री तूफान जो है वो आया था और जिसने काफी तबाही मचाई थी. और उसी रूट पे, उसी जगह पे जो है वो अब एक और समुद्री तूफान आ रहा है जिसका नाम है हरिकेन मिल्टन. ओके, आई थिंक हम काफी दफा बात कर चुके हैं अपने प्रोग्राम में ये हरिकेन्स वगैरह, ये समुद्री तूफानों के नाम जो हैं, साइक्लोन, टाइफून्स के नाम कैसे सेट किए जाते हैं, तो मैं अभी वो रिपीट नहीं कर रहा. लेकिन जस्ट टू टेल यू एंड जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, अमरीकी सदर जो बाइडन मीडिया पे आए कल, उन्होंने कहा कि फ्लोरिडा की 100 साल तारीख में जो है वो ये सबसे ज्यादा खतरनाक जो है ये समुद्री तूफान है. इट इज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड अ कैटेगरी 5 स्टॉर्म. और कैटेगरी 5 जो होती है बेसिकली वो सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट लेवल होता है किसी भी समुद्री तूफान का वो होता है. और 250 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जो है ना वो हवाएं चल रही होती हैं. यार वैसे पता है हमारे लिए, पीपल हु हैवंट रियली सीन दैट वेदर एंड ऑल, हम इस चीज को अज्यूम ही नहीं कर सकते हैं कि यार हवा कितनी चल रही होती है. अभी रिसेंटली मैं कैंपिंग में गया, सो देयर वर
गस्ट्स ऑफ अराउंड कोई 70 to 80 किलोमीटर्स पर आवर देयर. और वाकई ऐसा लग रहा था कि आप अगर खड़े हो जाएंगे तो आप उड़ के कहीं जो है ना वो मनूर या अपना सिरन वैली में उड़ के पहुंच जाएंगे शोग्रान से. इतनी तेज जो है ना वहां पे हवा चल रही थी. एंड जस्ट इमेजिन 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये समुद्री तूफान जो है ये अमेरिका का, ये फ्लोरिडा का एक इलाका है टेम्पा बे जिसको कहा जाता है, उससे जो है वो ये टकराएगा. नाउ ये जो टेम्पा बे का एरिया है ये वेस्टर्न फ्लोरिडा में आता है. फ्लोरिडा के दो साइड है. ईस्ट साइड पे जो है वो मायामी वगैरह आता है जहां पे भी काफी ज्यादा तूफान वगैरह ये सब आ रहे होते हैं. बट ये जो आ रहा है दिस इज कमिंग ऑन द टेम्पा बे एरिया जिसमें दो शहर जो हैं वो इनके मेजर आते हैं, जिसमें एक टेम्पा नाम का शहर है एंड सेंट पीटर्सबर्ग शहर जो है वो भी यहाँ पर आता है. और इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस बाय द वे. इत्तेफाक से मेरा इत्तेफाक हुआ है वहाँ जाने का. और या तो वहाँ पे अमेरिकी गवर्नमेंट की तरफ से या उनकी स्टेट की रियासत की जानिब से लोगों को कहा गया है इवैक्यूएट. बल्कि कल जो बाइडन साहब, या डोनाल्ड ट्रम्प मेरे मुंह पे आने वाला था, जो बाइडन साहब अमेरिकी सदर ने लोगों को ये बोला है लीव नाउ. उन्होंने छोड़ दो जी, निकल जाओ यहाँ से. तो 2 मिलियन पीपल, इनफैक्ट 1 मिलियन पीपल हैव बीन आस्क्ड टू इवैक्यूएट. उन्होंने कहा कि 10 लाख लोग जो हैं वो इस जगह को छोड़ के चले जाएं. और लेकिन द इशू इज दैट इतने आराम से या इतना आसान जो है ना वो निकलना होता नहीं है. तो अब इसके लिए हो ये रहा है कि वहाँ पे तवील ट्रैफिक जैम, उनके जो इंटरस्टेट हाईवे अमेरिका की होती है वहाँ पे शदीद ट्रैफिक जैम है और लोग जो हैं वो इस जगह को इवैक्यूएट कर रहे हैं. आज कहते हैं कि शाम तक किसी टाइम पे ये तूफान यहाँ पे हिट करने वाला है. सो बहरहाल अभी लोगों ने पिछले तूफान की, मैंने बताया था ना ये वही जगह है जहां से पिछला तूफान जो है वो तबाही मचाता हुआ गया था. तो अभी तक हेलीन के बाद लोगों ने जो है वो अपनी सफाइयां भी मुकम्मल नहीं की थी कि अब ये उसका भी बाप जो है, हेलीन का बाप मिल्टन जो है वो आ रहा है. और अब देखते हैं कि कितनी तबाही इससे होगी. हेलीन के बारे में कहा जा रहा है कि तकरीबन कोई $16 बिलियन की जो है तबाही हुई और तकरीबन 500 से ज्यादा लोग जो हैं वो मारे गए थे. अब ये आ रहा है तूफान, तो इससे आप सोच सकते हैं कि और कितनी तबाही जो है वो होगी. सो बहरहाल जी या आई थिंक बिग न्यूज दे. और इस वक्त अगर आप इंटरनेशनल न्यूज आउटलेट्स पे भी जाएंगे तो बीबीसी ने भी अपनी जो लीड बनाई है वो यही है. फ्लोरिडा फेसेस मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ एज हरिकेन मिल्टन closes in. The monster storm is due to hit heavily populated Tampa Bay area with full force on Wednesday. All right, चलें जी अभी आपको हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जानिब और मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. So don't go anywhere and keep listening. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil and good morning. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया, हमारे दोस्त अभी खुर्रम आबिद साहब ने भी जो है ना वो अपनी और डील जिंदगी का दुख शेयर किया खराब ड्राइंग के हवाले से. वैसे वाकई यार सीरियसली वो कहते हैं उनकी केमिस्ट्री की टीचर उनको फेल कर दिया करती थी खराब ड्राइंग होने की वजह से. यार यानी सेल का स्ट्रक्चर ठीक नहीं बनाया आपने. आई मीन सीरियसली यार, आई मीन अब तो खैर टीचर सारे ये सुबह बात करनी चाहिए थी हमें यार कि प्लीज ड्राइंग की वजह से, ड्राइंग खराब होने की वजह से जो है वो बच्चों के मार्क्स ना काटें. मेरे ख्याल से टीचर्स की अपनी ये वीकनेस होती है. आर्टिस्टिक कैपेबिलिटीज जो है ना वो ज्यादातर खुदादाद होती हैं. अल्लाह ताला इंसान के अंदर इनबिल्ट करता है. बहुत मुश्किल, बहुत मेहनत करनी पड़ती है इंसान में अपने आप को ये चीजें डेवलप करने के लिए. सो इस पे पैसे काटना, और पैसे काटना नहीं, मार्क्स काटना, पैसे मैंने मतलब पैसे सामने लिखे हुए आ रहे हैं इसलिए मैंने बोल दिया. इस पे मार्क्स काटना यार कोई बात ठीक लगती नहीं है, लेकिन खैर क्या बोल सकते हैं भाई. अच्छा जी, डॉक्टर एजाज जीशान खान चाचड़ कहते हैं टेकिंग फाइनल ईयर MBBS लेक्चर, यूथ इज थिंकिंग अबाउट गोइंग अब्रॉड ओनली few due to family issues wanna be here. Oh yes, I think brain drain is a major issue among the youth here in Pakistan. और जाहिर है बच्चे भी सही सवाल पूछते हैं ना कि मुझे पाकिस्तान क्या दे रहा है. देखो यार, इमोशन की बात मत करना बेटा, पाकिस्तान तुम्हें आइडेंटिटी दे रहा है. नहीं यार, प्लीज लेट्स बी फ्रैंक. एंड बच्चे आजकल के ना इस तरह की, ये वो हम 80s और 90s वाली जनरेशन नहीं है जो कि पाकिस्तान तुम्हें आइडेंटिटी दे रहा है, लाखों लोगों का खून है बेटा इस मुल्क को बनाने के लिए. वो अब बच्चे ये बातें नहीं सुनते. जी हो चुका ना, हो चुका. आप लोग रह लिए पाकिस्तान में, मुझे नहीं रहना पाकिस्तान में. भाई आजकल के बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल काम है. ये समझ नहीं रहे बात यार. ये कह देना उनकी तरह, किनकी तरह, वो हमारे एक प्राइम मिनिस्टर आए थे सस्पेंड, जिन्हें निकाल दिया गया था, गिलानी साहब की तरह. What if they want to go out? They can go out if they want to. ये आसान, आपके बच्चे नहीं जाएंगे बिकॉज आप तो ज़ाहिर तबका है वो जो जिसके लिए पाकिस्तान बना था और जो बेनिफिट हासिल कर रहा है. लेकिन वाकई जो मिडिल क्लास में इस वक्त ये चीज़ आ गई है ना, देखो अपर क्लास तो मोस्टली वैसे ही फॉरेन पासपोर्ट होल्डर हैं, उनको तो खैर इस बात की कोई चिंता ही नहीं है ना. वो ज्यादातर बच्चे, बल्कि अभी रिसेंटली मैंने एक पॉडकास्ट की
with a famous industrialist यहाँ पे, and I was quite surprised and shocked कि his children were born in Pakistan. I was like, what? वाकई बच्चों के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है? He said, जी दिल, बच्चों के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है. मैंने कहा अच्छा. हैरानी कह रहे हैं हाँ, कब तक होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन है. और इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन पाकिस्तान के, अगर पाकिस्तान के हवाले से, फैमिली विच हैज इन्वेस्टेड सो मच, आई मीन गिवन रोजगार टू बिलियंस ऑफ पीपल, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पीपल, अगर उन्होंने जो है वो ये सब किया है, और वो पाकिस्तान के हवाले से अगर इतने ज्यादा जो है वो मायूस हो जाएंगे, तो फिर तो बहुत ही अफसोस की बात है. मैं ये नाम नहीं ले रहा बिजनेस ग्रुप का, लेकिन वो रहने दें. आगे बढ़ते हैं जी. रेहान साहब का भी मैसेज आया थी हमारे पास, और वो बता ही रहे हैं कि जी आप बार बार ये बोले जा रहे हैं जी कि फाइनेंशियल सिचुएशन मुल्क की बेहतर हो रही है, लेकिन उन्होंने ये बताया है कि जनाब in Lahore Shekhupura Road and Faisalabad Shekhupura Road 97% of textiles and looms are closed due to loss and expensive cost of electricity. उन्होंने बताया कि जनाब वाला पिछले 3 साल में, यानी जो पिछली हुकूमत के दौर में उनकी फैक्ट्री जो है उसने काफ़ी एक्सपेंशन की थी, और वो ये कहते हैं कि हम 5 फैक्ट्रीज तक मूव कर गए थे, लेकिन अब सिर्फ 2 जो है वो कंडीशन में, और वो 2 भी जो चल रही हैं वो काफी बुरे हाल में. कहते हैं ओवरऑल तकरीबन 500,000 वर्कर्स आर जॉबलेस इन दैट एरिया. देखिए मैं बार बार, रेहान साहब, आई थिंक मैं शायद अपनी बात ठीक से समझा नहीं पा रहा था. मैं मुसलसल जो एक बात बोल रहा हूँ कि ये जो हुकूमत माशी इस्तेहकाम की बातें कर रही है, ये सिर्फ और सिर्फ कुछ इकोनॉमिक, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं जो कि आपको नजर आ रहे हैं कि यार ठीक है, लाइक अगर 2.5 साल इकोनॉमी को तहस नहस करने के बाद भी अगर आप ये मेजर कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ठीक नहीं कर पाते, तो फिर तो पता नहीं क्या ये मुंह दिखाएं. खैर एनीवे, मुंह तो यही दिखाएंगे. लेकिन मैं बार बार एक बात जो बोल रहा हूँ वो ये बात बोल रहा हूँ कि जो डोमेस्टिक डिमांड है आपकी, वो तबाह हो चुकी है, वो इस वक्त एग्जिस्ट नहीं करती है. वो जो मिडिल क्लास जो कि आमतौर से किसी भी मुल्क की डिमांड को लीड करती है या फिर डिमांड क्रिएट करती है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के हवाले से, मोटरसाइकिलों के हवाले से, गाड़ियों के हवाले से और बाकी सारी चीजों के हवाले से, छोटी छोटी चीजें हैं, दसियों इंडस्ट्रीज हैं, कंस्ट्रक्शन के हवाले से, इन सब चीजों के हवाले से वो ये बात जो है बताते हैं कि भाई वो लोग तो अब परेशान है ना कि वो बिजली का बिल देंगे, बच्चों की स्कूल फी पे करूंगा, या मैं जाके शैम्पू की वो बोतल खरीद कर आऊंगा, या मैं अपने घर के ऊपर जो मुझे छत डालनी थी या कंस्ट्रक्शन करनी थी वो मैं दूंगा. अभी हाल ही में एक बड़ी पाकिस्तान की स्टील कंपनी के सीईओ से भी मेरी बात हो रही थी, एंड दे वर वेरी कंसर्न अबाउट दिस curtailment ऑफ डिमांड, कि पाकिस्तान में वो जो उनकी कोर टारगेट मार्केट थी, दे आर जस्ट सिंपली नॉट डिमांडिंग स्टील नाउ, तो वो कंस्ट्रक्शन वगैरह कुछ नहीं हो रही. तो मैं तो मुसलसल यही बात बोल रहा हूँ कि ये जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बातें आ रही हैं, ये सिर्फ 3 या 4 मोटे मोटे आपके मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं. जो आपकी माइक्रो इकोनॉमी है, जो आपकी इंडस्ट्री है, वो तो अभी भी स्ट्रगल कर रही है. कुछ पैचेस में शायद चीजें चल रही हूँ, लेकिन द स्ट्रगल इज रियल यार. ओके जी, डॉक्टर सैफुर रहमान साहब सर, थैंक यू सो मच. हमारा प्रोग्राम वो इस वक्त मोटरवे पर सुन रहे हैं. आई मीन लाहौर लीविंग फॉर ही इज ऑन द लाहौर फैसलाबाद मोटरवे राइट नाउ. Came on inland study tour with 34 officers of civil services to give them experience and exposure. क्या बात है सर, पाकिस्तान को चलाने वाले ये लोग हैं सर. इन लोगों को बोलिएगा पाकिस्तान का ख्याल करें प्लीज, पाकिस्तान का ख्याल करें, रिश्वत ना लें यार, बस सर ये समझा दें सर, बस झूठ बोलना छोड़ दें. इस पे भी कोई वैसे वाकई सीरियसली, क्या सिविल सर्विसेज में डॉक्टर साहब इखलाकियात पे कोई लेक्चर होता होगा कि इखलाकियात, एथिक्स, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? ओके जी, चलें जी, और क्या सीन है? ओके, और या क्या खबर है हमारे पास? द चूरन दैट द गवर्नमेंट सेलिंग लेड टू अ हॉल्ट. ओके हाँ जी, बेसिकली कहा जाता है कि नवाज शरीफ सैकिंग लेड टू द हॉल्ट इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, शुड बी शोन हाउ Imran removal actually led to the de-industrialization after a good. देखें यार, वो तो खैर I don't think anybody takes Ehsan Iqbal and all seriously now. नुमान यूसुफ का मैसेज आया है, so yeah, चलें जी, वो तो बिल्कुल ठीक है. जो de-industrialization हमने देखी है, that has been ridiculous. Okay, एमी अली का ताज़ा कलाम है जो कि काफ़ी देर से आया हुआ है और काफ़ी दिनों से आया हुआ है, लेकिन बस वो मैं पढ़ नहीं पा रहा. ज़रा सुन लेते हैं क्या कहते हैं एमी अली. तुमसे रिश्ता है मेरा इस यकीन के साथ कि जैसे घर का ताल्लुक किसी मकीन के साथ, वो साथ है तो मैं भी, तो ये भी फायदे मुझको, वो साथ है तो हैं ये भी फायदे मुझको, ऐब छुप जाते हैं मेरे उस ज़हीन के साथ. वाह. लोग पूछते हैं कैसी गुजर रही है मेरी
लोग पूछ रहे हैं कि कैसी गुजर रही है मेरी एक आम शख्स की जैसे किसी बेहतरीन के साथ. वाह वाह वाह, ये शेर अच्छा है भाई ये वाला. अच्छा जी, चौथा वाला शेर मैं सेंसर कर देता हूँ. और इसके अलावा ओके जी, पैगाम रसानी की जिद्दत के हैं दुख भी अलग, मेरे गम है कुछ ब्लू टिक और लास्ट सीन के साथ. वाह यार, क्या अवामी शायर है भाई बंदा, अवामी शायर, कोई शक नहीं है इसमें. और जबरदस्त, इसलिए मैंने ये इनको टाइटल दिया अवामी शायर का. वेल डन माय फ्रेंड, वेल डन, दिस वाज वेरी नाइस. चलो जी, अभी आपको अच्छा और क्या बात करते हैं. ये तो हमने बात कर ली, जरा थोड़ी सी पता नहीं इकोनॉमी पे बात निकल आई, मगर मुझे बात कुछ और करनी थी यार. बात जो मुझे करनी थी दैट वाज अबाउट अच्छा हाँ, ये एक और भी मैसेज हमारे पास आया हुआ है. इट सेज इस्लामाबाद एयरपोर्ट विल बी रन बाय टर्किश कंपनी, डील डन, टेलिंग दैट टू यू इन एडवांस. ये ब्लू टिकल्स का जो है ये मैसेज आया है और उन्होंने बात बताई है कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट जो है वो एक टर्किश कंपनी चला रही होगी उसको. अच्छा, काफी अरसे से ये खबरें आ रही थी, पिछले साल से. आपको पता है कि पाकिस्तान में जो सिविल एविएशन अथॉरिटी और पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी, इनको एडमिनिस्ट्रेटिवली अलग कर दिया गया था. एक ऐसा काम जो कि पाकिस्तान में सदियों पहले, मेरा मतलब है दहाइयों पहले जो है वो हो जाना चाहिए था. एयरपोर्ट अथॉरिटीज आर डिफरेंट, रेगुलेटर इज डिफरेंट, लेकिन पाकिस्तान में आपको पता है हर चीज जरा उल्टी गंगा ही बहती है. या हम इवॉल्व नहीं करते, अपने इंस्टीट्यूशंस को हम इवॉल्व नहीं करते. इसका आगाज दुनिया में ऐसे ही होता होगा कि सिविल एविएशन और एयरपोर्ट अथॉरिटी एक ही जगह पर होती होंगी, लेकिन फिर उसके बाद ये डिवाइड कर जाते होंगे फंक्शन. अब फेडरल एविएशन अथॉरिटी अमेरिका में एयरपोर्ट थोड़ी चलाती है. इवन फॉर दैट मैटर द इंडियन एविएशन अथॉरिटी डज नॉट रन. वहां पे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AIA अलग है, जिन्होंने ऑफ कोर्स अपने सारे एयरपोर्ट जो है, ये आपको पता होगा कि अडानी बड़े बड़े एयरपोर्ट जो है इंडिया के चला रहे होते हैं, तभी इतने खूबसूरत वो एयरपोर्ट्स को रखते हैं और ये सारी चीजें हैं. हमारे यहाँ भी मेरे ख्याल से आई थिंक वन एयरपोर्ट दैट रियली नीड्स badly it's crying for outsourcing, that is the Jinnah International Airport Karachi. और गलीज एयरपोर्ट होता जा रहा है, बहुत ही गंदा संदा लगता है, जंग लग चुका है, फेड हो चुका है वो एयरपोर्ट. जिस वक्त बना था इस खत्ते के खूबसूरत तरीन एयरपोर्ट में से एक हुआ करता था. तो भाई इस्लामाबाद एयरपोर्ट तो वैसे इतना खूबसूरत है, पता नहीं, लेकिन फिर भी उसको तुर्कों को दे दिया. ठीक है भाई, चला लो भाई. कराची एयरपोर्ट का क्या हो रहा है यार, ये समझ में नहीं आ रही बात. लेकिन खैर चले जी. अबरार कहते हैं, यार अदील, गेटिंग आउट फॉर 0 आफ्टर प्लेइंग 12 balls अपीयर पुअरर देन गेटिंग आउट ऑन द फर्स्ट बॉल. ये बिल्कुल आप मेरे ख्याल से रिजवान की तरफ आप जो है ना वो इशारा कर रहे हैं. यार आपके ये दोनों बल्लेबाज फेल हुए इस मैच में, बाबर और रिजवान, और शाहीन शाह अफरीदी जो है वो भी आप देखें इतने सारे ओवर्स करा लिए, उन्होंने कुछ भी नहीं किया. सो लेट्स सी क्या हो रहा है यार. ये पाकिस्तान की बैकबोन हुआ करती थी एक जमाने में ये क्रिकेट की. बट चलें जी. और यूसुफ नवाब ने स्क्रीनशॉट शेयर किया है. जी हाँ बिल्कुल, सनराइज विद अदील इज ट्रेंडिंग एट नंबर 2 टुडे, व्हिच इज गुड थिंग. आई रियली डोंट नो व्हाई इट इज ट्रेंडिंग, लेकिन ट्विटर का एल्गोरिथम जो है वो अचानक हमारे लिए थोड़ा सा जो है वो मेहरबान हो गया है. अच्छा जी, व्हाट्सएप को शायरी में ले आए खातून. अबे आदमी है यार जिसका शेर है ये, मैं बता रहा हूँ. मैं कुछ समझ में नहीं आया तुम्हारा मैसेज उसामा, लेकिन गुड टू हियर फ्रॉम यू वन, एंड सेकेंडली मैसेज चीजें समझ में मुझे आया नहीं, लेकिन फिर भी चलो जी. और क्या सीन है, और ये सीन है कि पता वक्त आ गया आप लोगों से इजाजत लीजिए. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. याद रहे जी, आज अब से 1 घंटे के बाद टेस्ट मैच का आगाज होने वाला है. एक बार फिर से तीसरे दिन का टेस्ट मैच, इंपॉर्टेंट यार, ना चाहते हुए भी देखनी पड़ रही है क्रिकेट यार. क्या करें, मजबूर हैं, स्कोर बार बार चेक कर रहे हैं. स्टार्ट अच्छा लिया पाकिस्तान ने, लेकिन आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है. विल द बेसबॉल बी एट डिस्प्ले टुडे. इंग्लैंड आज क्या बर्क रफ्तारी के साथ 6, 6.5, 7 रन की औसत से बैटिंग करेगा. आई रियली डोंट सी एनी रीजन व्हाई दे शुड नॉट, बिकॉज इस विकेट पे अभी तक बॉलर्स के लिए कोई मदद नहीं है. और इंग्लैंड के हमें पता है कि ये जैक क्रॉली ऑलरेडी 100% के 100 स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे हैं. एंड देन अगर हमने कोई इत्तेफाक से विकेट ले ली तो फिर उसके बाद जो है वो फिर हैरी ब्रूक्स भी आएंगे और काफी खतरनाक बैट्समैन जो है वो हो सकते हैं. चलें जी, है वो हम लिए चलते हैं एक अपने प्रोग्राम के इख्तिताम की जानिब. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन. इंशाल्लाह कल आप लोगों से होगी मुलाकात एक बार फिर. टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.